नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। बंगाल में इन दिनों खूब धमाचौकड़ी चल रही है। सियासी भूचाल आया है और आए भी क्यों ना, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ साथ खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही ज़्यादा दौरे हो रहे हैं बंगाल में। उनके साथ साथ अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बंगाल पहुंच गए हैं। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बंगाल चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाएगा, जैसे ही ज्ञानेश कुमार बंगाल का हाल लेके वापस दिल्ली लौटेंगे। भाजपा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि बंगाल पे उसकी नज़र और उसकी मेहनत लंबे समय से चल रही है। इसीलिए पार्टी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों और भाजपा के बड़े नेताओं पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है। चुनाव की तारीखों का अभी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बंगाल का दौरा कर चुके हैं और इन दिनों यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य बंगाल के दौरे पे हैं और वहाँ सरकार कैसे बदले इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी से लड़ना तो इतना आसान है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये मालूम है कि ममता बनर्जी वो नेता हैं जिन्होंने वामपंथियों को सत्ता से हटाकर बंगाल में अपनी सरकार बनाई। लेकिन ममता बनर्जी के सामने भी कम चुनौतीपूर्ण हालात नहीं हैं। पिछले 2 टर्म से उनकी सरकार यानी 10 सालों से बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है और अब ममता बनर्जी को हैट्रिक लगाना है। इसकी कोशिशों में वो लगी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोकने की कोशिशों में लगी है। कुछ इसी तरीके का हाल उत्तर प्रदेश का भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की तरह ही लगातार 2 टर्म से यूपी में सरकार में है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। और बंगाल चुनाव के कुछ महीनों बाद यूपी में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या हैट्रिक बना पाती है जीत की, या उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जो स्थिति बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की है, कमोबेश यूपी में अखिलेश यादव की भी है, क्योंकि 10 सालों से वो सत्ता से दूर हैं और 2027 के इलेक्शन में सरकार बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी के फॉर्मूले पे वे भी चल पड़े हैं। प्रशांत किशोर की जो कंपनी थी आईपैक, उसको उन्होंने हायर किया है। लेकिन बंगाल चुनाव के कुछ महीनों बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव तो होंगे ही, लेकिन बंगाल चुनाव के साथ साथ भी यूपी में भी चुनाव होंगे और वो चुनाव विधानसभा के मुख्य चुनाव तो नहीं, लेकिन उसके सेमीफाइनल के तौर पर उसे जरूर देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के साथ यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसके नतीजे काफ़ी हद तक ये बता देंगे कि 2027 का परिणाम क्या होने वाला है। बता दें कि यूपी में 3 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसे बंगाल के विधानसभा चुनाव के साथ ही कराया जा सकता है। बरेली की फरीदपुर सीट, मऊ जिले की घोसी सीट और सोनभद्र की दुद्धी सीट, इन 3 सीटों पर चुनाव होना है, क्योंकि तीनों ही सीटों पर जो विधायक थे उनका निधन हो गया और सीट खाली हो गई। तो एक एक करके बात करेंगे कि कहाँ पे क्या समीकरण है और कितना अहम है। लेकिन ये बता दें कि इन 3 सीटों में से फिलहाल 2 सीटें, दुद्धी और घोसी, यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक थे और फरीदपुर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। यानी ये गेम अभी तक 2-1 का चल रहा था। लेकिन उपचुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि उसका गेम 3-0 का हो, और वहीं अखिलेश यादव की भी ये कोशिश होगी कि गेम 3-0 का हो, लेकिन कम से कम 2-1 से तो कम ना हो। नहीं तो वे क्या साहस और क्या नैतिक बल लेकर चुनाव में जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि उसकी एक भी सीट कम होती है तो वो किस मुंह से विधानसभा के मुख्य चुनाव में जाएगी, जबकि उपचुनाव में ही उसे शिकस्त मिल गई। तो बात करते हैं एक एक सीट पे। सबसे पहले बात करते हैं घोसी की ही।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इलाका कभी कल्पनाथ राय की वजह से नेशनल लेवल पे जाना जाता था। लोग मऊ नहीं जानते थे, लेकिन कल्पनाथ राय की वजह से घोसी जरूर जानते थे। बड़ी दिलचस्प कहानी इस सीट की है और इस पर हुए चुनाव की है। दारा सिंह चौहान, जो कि पिछली योगी सरकार में मंत्री थे, चुनाव से पहले 2022 में उन्होंने भाजपा छोड़ दिया, मंत्री पद को ठोकर मार दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। चुनाव हुआ 2022 का और दारा सिंह चौहान घोसी से सपा के विधायक बन गए। भाजपा छोड़ के वो सपा में चले गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। लेकिन जब सूबे में सपा की सरकार नहीं बनी तो कुछ महीनों बाद दारा सिंह चौहान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दारा सिंह चौहान ने अपने पार्टियों को लेकर जो उनकी निष्ठा बदली, उसकी वजह से घोसी पर उन्होंने जल्दी ही एक और चुनाव थोप दिया और जब उनके भाजपा में शामिल हो जाने से घोसी की सीट खाली हुई तो वहां दोबारा उपचुनाव हुआ। दारा सिंह चौहान इस बार भाजपा से खड़े हुए, लेकिन जनता के मन में ऐसा गुस्सा था कि जिस दारा सिंह चौहान को कुछ महीने पहले ही जनता ने सपा के विधायक के रूप में जिताया था, उसे भाजपा के उम्मीदवार के रूप में हरा दिया। सपा के सुधाकर सिंह उपचुनाव जीत गए, लेकिन वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, उनका निधन हो गया। अब घोसी पे एक बार फिर से उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी इस सीट से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। वो 2 बार घोसी के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और उन सुधाकर सिंह का परिवार काफी चर्चित परिवार रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये मुसीबत होगी कि कैसे इस सीट को सपा से जीता जाए, तब जबकि उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका हुआ होता है, लेकिन यूपी में ये चलन नहीं रहा है। बहुत बार इस भावना में बदलाव आए हैं। गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में भाजपा को हार मिली और तो और अन्य भी कई उपचुनाव में सत्ताधारी दलों को हार मिलती रही है। तो अब घोसी में देखना होगा कि वहां से क्या होता है। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बरेली की फरीदपुर सीट है। डॉक्टर श्याम बिहारी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया और वहाँ उपचुनाव होना है। फरीदपुर से भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्याम बिहारी की बेटी, बेटे या उनकी पत्नी में से किसी एक को टिकट देकर वहाँ से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि इस बात की भी सूचना आ रही है कि जवाहर लाल वो भी टिकट मांगने में हैं और वो भी इस रेस में हैं। समाजवादी पार्टी विजयपाल सिंह पर दांव खेल सकती है फरीदपुर के उपचुनाव में। रही बात सोनभद्र के दुधी की, बड़ी दिग्गज फैमिली से आने वाले विजय सिंह गोंड, इनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक थे और कई पार्टियों से ये विधायक रहे, 8वीं बार विधायक थे, लेकिन विजय सिंह गोंड का निधन हो गया। 2022 से 27 की विधानसभा का कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि चूंकि 2022 में विजय सिंह गोंड सपा उम्मीदवार बहुत कम मतों से जीते थे, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी कि दुधी का उपचुनाव उसके हाथ में आ जाए, उसके कब्जे में आ जाए। वहां भी सपा के लिए, भाजपा के लिए, दोनों के लिए मुश्किलें हैं। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि वो विजय सिंह गोंड के परिवार से किसको टिकट दे। विजय सिंह गोंड के 3 बेटे हैं, ऐसे में विजय सिंह गोंड के परिवार के अंदर कोई क्लैश न हो, इसलिए ये कहा जा रहा है कि विजय सिंह गोंड की पत्नी कृष्णा सिंह को समाजवादी पार्टी वहां से उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने पुराने श्रवण सिंह गोंड पर दाव खेल सकती है, जो कि रनर अप रहे थे 2022 के विधानसभा चुनाव में और बहुत कम मतों से वो हारे थे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर हरिराम चेरो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दुधी और घोसी इस मामले में भी बहुत अहम है कि एक ही विधानसभा के टर्म में इन सीटों पर दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय विजय सिंह गोंड विधायक नहीं हुआ करते थे। तब भाजपा के राम दुलारे गोंड यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 25 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई और सीट खाली हुई। उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से ये सीट समाजवादी पार्टी ने छीन ली। अब उसके सामने यही चुनौती है कि वो अपना प्रदर्शन
बरकरार रख सकेगी या नहीं। फिलहाल 2 विधायक सपा के और 1 विधायक भाजपा के हैं। इनमें से समाजवादी पार्टी को एक भी ज़्यादा सीट मिली, यानी यदि वो तीनों सीटों पर जीत गई तो अखिलेश यादव के लिए संजीवनी से कम नहीं होगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने यदि एक भी सीट गंवाई तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आखिर क्या संदेश जाएगा प्रदेश में कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हावी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी फूट इतना हावी है कि उपचुनाव भी पार्टी नहीं जीत पाई। लेकिन यदि इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर लेती है तो जाहिर तौर पर न सिर्फ नेताओं का बल्कि उनके कार्यकर्ताओं का भी बहुत हौसले बुलंद दिखाई देंगे और उसी बुलंद हौसले के साथ वो 2027 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे। तो वैसे तो 3 सीटों पर चुनाव कोई बहुत अहम नहीं है, लेकिन इसे आने वाले चुनाव के संदर्भ में तौलें तो ये बहुत भारी भरकम और अहम हो जाते हैं। तो देखना यह है कि इन 3 सीटों पर उपचुनाव में क्या रणनीति अपनाई जाती है और कैसे अपने अपने नतीजे को बरकरार रखा जाता है या बदला जाता है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।